हाय। तो बच्चों, आज हम तुम सबको केमिकल बॉन्डिंग सिखाएंगे। 11th क्लास का चैप्टर नंबर 4, हाउ टू फॉर्म मॉलिक्यूल। कैसे मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अगर आप पूरे 118 एलिमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो हमारे अक्रिय गैस हैं, जैसे कि हीलियम, लिथियम लिथियम हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारे एलिमेंट को अगर आप छोड़ दें तो सभी जितने भी एटम हैं सब कंबाइनिंग फॉर्म में मिलते हैं। तो वो कंबाइनिंग फॉर्म में क्यों मिलते हैं, क्या वजह है? तो इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। और वो अगर कंबाइन होते भी हैं तो किस तरीके से कंबाइन होते हैं, वो किस तरीके से जुड़ते हैं, और किस तरीके से आप देखेंगे दुनिया बनने का। दुनिया कैसे बनी? भगवान ने दुनिया ऐसे बनाई। सबसे पहले छोटे छोटे बनाए एटम। दुनिया बनाने वाले दुनिया तो कैसे बनी? तो सबसे पहले केमिस्ट एक बताता है, ध्यान से समझे। कहता है विद्वान आदमी ने कहा है कि सबसे पहले परमाणु, और परमाणु के बाद आपस में जब परमाणु आपस में जुड़े, कंबाइन हुए, तो बना मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़े तो बना कंपाउंड। बड़ा लेवल होता है, सर्टेन अमाउंट में इनको जोड़ा जाता है तब बनता है कंपाउंड। और फिर कंपाउंड जब बहुत सारे बन जाते हैं तो भिन्न भिन्न भांति भांति प्रकार के बनते हैं सब्सटेंस। क्या बनते हैं? सब्सटेंस या सब्सटेंस। और फिर सब्सटेंस क्या करते हैं? ये यूनिवर्स बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं दुनिया बनाने वाले ने दुनिया कैसे बनाई। अगर आप थोड़ा इसका हिंदी वर्जन देखें तो ये है परमाणु। क्या है? परमाणु। परमाणु से बना अणु, अणु से बना यौगिक, यौगिक। और उससे क्या बन रहा है? यौगिक। और यौगिक से बनते हैं पदार्थ, बहुत सारे पदार्थ। और पदार्थ से बनता है ब्रह्मांड। क्या बना? ब्रह्मांड। तो ये चैप्टर तुम्हें व्यू देता है कि कैसे सारी चीज़ें बनी। तो सबसे पहले यहाँ पे तुमको इस चैप्टर में, तो परमाणु के बारे में आप फर्स्ट चैप्टर में ही समझ पाए कि परमाणु जो होता है पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। और उसके बाद बात आती है मॉलिक्यूल की। तो अब आप देखेंगे कि परमाणु से अणु बनने की प्रक्रिया में आप अग्रसर होंगे। किस चीज़ को आप समझेंगे यहाँ पर कि परमाणुओं ने किस तरीके से अणुओं का निर्माण किया। छोटे छोटे परमाणु, छोटे छोटे एटम आपस में कंबाइन हुए और उन्होंने मॉलिक्यूल बनाए। अभी छोटे छोटे जो एटम हैं किस तरीके से कंबाइन होंगे और परमाणु को बनाएंगे। तो बात समझिएगा बेटा, यहाँ पर जो ही अणु बनाने के लिए इनके बीच में बॉन्डिंग होने लगती है। एक परमाणु से मान लो एक हाइड्रोजन है और ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, तो ये बन गया H2। बन तो गया, पर ये कैसे आपस में क्या एक दूसरे से इस प्रकार का लेन देन करे हैं, क्या करे हैं जो आपस में जुड़े हैं। भाई किसी चीज़ को जुड़ने के लिए कुछ होना चाहिए ना। तो यहाँ पर कैसे क्या हुआ होगा, ये जुड़ गए। तो ये बेटा इस तरीके से तीन तरीके से जुड़ते हैं और तीन प्रकार के बॉन्ड का निर्माण करते हैं, तीन प्रकार के बंध का निर्माण करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगा, बाद में आपको हिंदी में भी बताऊंगा। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब जिनके अंदर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा वो कहलाएंगे हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। बॉन्ड जिनके अंदर होगा वही हो जाएंगे कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड एक प्रकार। दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो जिसके अंदर बनता है कोवैलेंट बॉन्ड वो हो जाते हैं हमारे क्या? कोवैलेंट कंपाउंड। वही हमारे क्या हो जाएंगे? कोवैलेंट कंपाउंड। तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये हम बताएंगे आपको क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसमें बनेगा उन्हें हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, वहाँ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब हिंदी में समझ लीजिए, इसको हम कहते हैं वैद्युत संयोजक बंध। ये क्या कहेगा? इसको क्या कहेंगे? वैद्युत संयोजक बंध। और वैद्युत संयोजक बंध जिसमें होगा वही क्या, वो यौगिक क्या कहलाएंगे? वैद्युत संयोजक यौगिक। जिसके अंदर होगा कोवैलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर होगा सहसंयोजी बंध। याद रखिएगा, इसका नाम है सहसंयोजी बंध। क्या है? सहसंयोजी बंध। कोवैलेंट बॉन्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध।
अयौगिक बनेंगे तो इन्हें हम क्या कहेंगे, सहसंयोजी यौगिक। क्या कहेंगे इनको, सहसंयोजी यौगिक। ऐसे ये हमारे क्या उपसहसंयोजक बंध, क्या है उपसहसंयोजक बंध। और उपसहसंयोजक बंध को ही क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक, जिसके अंदर जिसमें उपसहसंयोजक बंध बन जाए, कोऑर्डिनेट है NAT, कोऑर्डिनेट में उपसहसंयोजक बंध जहाँ होगा वो हो जाएंगे हमारे उपसहसंयोजक यौगिक। तो बेटा ये तीन चीजें तुमको मैंने बताई हैं, ये चीजें यही हैं, इसी के आधार पर बॉन्ड बनते हैं, इसी और जिसमें जैसा बॉन्ड होता है वो यौगिक उसी के नाम से जाना जाता है। जिसमें हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, विद्युत संयोजक बंध होता है, उन्हें विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। तो आप इन तीनों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, और मैं सबका थोड़ा एक एग्जाम्पल तुम्हें बता देता हूँ। पर ये बात समझिएगा, ये सारी बात ये इसके आधार पर समझाई जा रही है डॉट स्ट्रक्चर, लुईस कॉन्सेप्ट पर। इस पर ये सारी बातें कौन क्लियर कर रहा है, लुईस का कॉन्सेप्ट। लुईस ने कहा कि बात समझिएगा, परमाणु अणु इसलिए बनाते हैं कि परमाणुओं के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता हो सकती है। तो कमी होगी तो किसी से इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेंगे, और अधिकता होगी तो वो क्या करेंगे, किसी को इलेक्ट्रॉन दे देंगे। और हर एक तत्व का परमाणु यह चाहता है कि उसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से, प्रत्येक तत्व का परमाणु यह चाहता है कि उसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, पूरे होने में उसके पास कम है तो किसी से लेगा, और लेगा कौन, दूसरा परमाणु को देगा। इलेक्ट्रॉन लेंगे, और अगर ज़्यादा है तो किसी को दे देंगे। तो इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा होंगे तो ले दे के काम चलाएंगे और परमाणु को अणु में बदलेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होंगे तो ले दे के काम चला लेंगे, और परमाणु को कहाँ में बदल देंगे, अणु। क्योंकि ये स्थायित्व की ओर बढ़ता हुआ सिस्टम है। एटम अनस्टेबल होते हैं और मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं। याद रखिएगा, अस्थायी होते हैं, ये स्थायी होते हैं। कोई पूछे परमाणु अणु बनाता क्यों है, तो परमाणु अणु का निर्माण इसलिए करते हैं जिससे वो क्या हो, स्थायित्व को प्राप्त कर सके, स्थायित्व को प्राप्त कर सके। तो इतनी सारी बातें हैं, और मैं आगे अब आपको विद एग्जाम्पल में समझाता हूँ कि किस तरीके से ले दे के काम चलाते हैं। जैसे मान लो मैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। कौन सा कंपाउंड है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड बनेगा कैसे, ये बॉन्ड बनता है एब्सोल्यूट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। समझे, वो हिंदी पहले समझ लें। एब्सोल्यूट ट्रांसफरिंग का मतलब होता है एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल पूर्णतया क्या होगा, स्थानांतरित हो जाएगा किसी दूसरे परमाणु। जब बंध का निर्माण इस तरीके से हो कि बंध निर्माण में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दे और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ले, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे, तो जो बंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। मैंने क्या कहा कि द बॉन्ड फॉर्म बाय दिस वे इन विच वन एटम इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू अनदर एटम। इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का एब्सोल्यूट ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर जाएंगे। जैसे ध्यान देखिएगा, जैसे मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पहला एग्जांपल आपको मैं समझा रहा हूँ, NaCl। NaCl में बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, और NaCl किस प्रकार का कंपाउंड है। तो ये बातें आप इस तरीके समझेंगे, पूरा एग्जांपल बहुत ध्यान से समझिए। जब हम देखते हैं सोडियम को, तो सोडियम में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11। इसको जब हम फिल करेंगे 2, 8, 1, तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन बनने में पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन क्या, मैंने कहा ना, प्रत्येक तत्व यह चाहता है कि उसकी बाह्यतम कक्षा में, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। द एवरी एलिमेंट हैव टू वांट 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। हर परमाणु चाहता है उसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन से मान लो कि यहाँ ज़्यादा हो गया। और दूसरा यहाँ पे कौन है, दूसरा यहाँ पे क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। जब आप बनाएंगे 2, 8 और 7, 2, 8, 7, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है और एक यहाँ इलेक्ट्रॉन लेस है, कम है। तो इसमें होता है क्या है, अगर आप इसका जब
इलेक्ट्रॉन देखेंगे कैसे, यहाँ पर मान लो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस वाला है, आप देखिए कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है। और क्लोरीन में 2, 2, 4, 2, 6 और 7। याद रखिएगा बेटा, इन्हें हम वैलेंस सेल भी कहते हैं और इसके इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, संयोजी कक्ष और संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है। संयोजी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, क्योंकि यही वाली जो सेल होती है ना, यही तो दूसरे एटम से कंबाइन होगी। तो इस तरीके से ध्यान देखें, यहाँ पर क्या होगा, ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन पूरा एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाएगा तो Na पर आएगा प्लस, और Cl पर क्या 2, 2, 4, 2, 6 और एक उसने लिया है ना, तो ये स्टार वाला वो हो गया, और इसका एक सातवां ये। तो आप क्लोरीन पर देखेंगे पूरे के पूरे क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन ही क्लोरीन पर हो गए। Na प्लस हुआ, क्लोरीन पे आ जाता है -4। तो ये जो बॉन्ड, ये जो कंपाउंड बन गया हमारा, ये कौन सा कंपाउंड है, NaCl। ये कौन सा कंपाउंड है, NaCl। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन अगर एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो जाए तो याद रखिएगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, को नहीं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो कंपाउंड बना है, ये बॉन्ड जो बना है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। याद रखिए ये कंपाउंड खास करके क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के कैरेक्टर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, या तो हो सकता है आपको थोड़ा लेट बताएं। बाकी इस प्रकार के जो बॉन्ड बनते हैं, यार बॉन्ड कैसे बनते हैं हम इस पर बात करते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा क्या हो गया, NaCl, और ये हमारा कोवेलेंट ना होकर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, इलेक्ट्रोवैलेंट। अब याद रखिएगा इनकी पहचान होती है, इसमें एक एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का होता है। अर्थात एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम और एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा। तो ये कारण का होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़े एग्जाम में अगर आप हैं तो आप ऐसे ही तुरंत जान जाएंगे कि अगर ऐसे कोई एलिमेंट लिखे हैं जिसमें एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम है, तो उसमें जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा, उसमें बॉन्ड होगा इलेक्ट्रोवैलेंट। यहाँ पे देख रहे हो, ये इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 0 के समथिंग, मतलब बहुत कम है, और इसकी बहुत ज़्यादा है, इसकी Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है तो बॉन्ड का नेचर कैसा हो जाएगा, आयनिक, इलेक्ट्रोवैलेंट। अब ध्यान से देखिए, इसी चीज़ को एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा किसके लिए, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के लिए। जैसे मान लो तुम्हारा MgCl2 है, क्या है, MgCl2। तो MgCl2 में जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि Mg का एटॉमिक नंबर 12, 2, 8, 2, इस तरीके से फिल कर दिया। और जब हम बनाएंगे क्लोरीन का, तो क्लोरीन में क्या है, 17, देखेंगे 2, 8, 7, एक इलेक्ट्रॉन की कमी। तो देखने में क्या है कि MgCl2 में 2 Cl हैं। तो ध्यान देखिए Mg में क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन और एक ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए एक्सेस वाले। अब यहाँ पर हमने क्या किया, क्लोरीन लिया, यहाँ पर भी क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया। यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ इधर ट्रांसफर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा। तो आप नीचे ध्यान देखिएगा, Mg पर क्या आ जाएगा, 2 प्लस आ जाएगा बेटा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। इस क्लोरीन पे क्या होगा, पड़ोस वाली क्लोरीन पे 2, 2, 4, 2, 6, एक सातवां इसका, आठवां इसने लिया, 2, 2, 4, 2, 6, सातवां इसका, आठवां इसने लिया। लेने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करें तो -4 आ गया। तो ये इस तरीके कंपाउंड है, इसी को हम शॉर्ट ऐसे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, MgCl2। तो आप खूब ही अच्छे समझ गए होंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पूर्णतः ट्रांसफर हो जाएगा, एब्सोल्यूट ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पर ट्रांसफर हो जाएंगे, उसकी वजह से चार्ज डेवलप हो जाएगा, कंपाउंड आयनिक हो जाते हैं, इसलिए इसे आयनिक कंपाउंड भी कहा जाता है, आयनिक बॉन्ड भी कहा जाता है। और नॉर्मल तरीके से इलेक्ट्रोवैलेंट या वैद्युत संयोजक बंध। तो ये हमारे हो गए वैद्युत संयोजक। तो आप बहुत अच्छी तरीके से जान पाए होंगे। अब आपको हम समझाते हैं कि आप वैद्युत संयोजक समझ चुके हैं, तो अब हम आपको समझाएंगे कौन से, कोवैलेंट। तो अब आप बात करते हैं, अब हम बात करेंगे काहे की, इलेक्ट्रोवैलेंट आप समझ चुके हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट के बहुत नाम हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वैद्युत संयोजक बंध, ठीक। तो इस तरीके से ये के सब नाम हैं, आप परेशान न रहें। और दूसरा आप समझे कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट
कंपाउंड। कौन से कंपाउंड है? कोवैलेंट कंपाउंड। इन्हें हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक। अब इसे कंपाउंड लिख दिए तब तो अब सहसंयोजक यौगिक हो जाएंगे। सहसंयोजक यौगिक। अब ये सहसंयोजक यौगिक के अंदर क्या होगा? सहसंयोजक बंध बनेगा। सहसंयोजक बंध बनता कैसे है? जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी हो। क्या हो? दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी के द्वारा जब बंध का निर्माण होता है तो उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। और जिन यौगिकों में ऐसा बंध पाया जाता है उसे सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। जिन यौगिकों में सहसंयोजक बंध पाया जाता है उसे सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अगर इसी बात को इंग्लिश में हम बोले तो इसको इस तरीके से समझाएंगे। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम by the equal number sharing of electron. The bond formed between two atoms by equal number sharing of electron. जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी, इक्वल नंबर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर करेंगे, तो जो बॉन्ड बनेगा उसे, उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बहुत समझाता हूँ, याद रखिएगा इसके नियम का है। इसके नियम यह है कि जब ये बॉन्ड बन रहा होता है तो दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रॉक्स सेम होनी चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट नहीं सेम है तो अप्रॉक्स सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, जो हमारे यौगिक है, मान लो H2 और N2 O2 CO2 O3, ये सारे के सारे बेटा इसमें क्या है आप देखेंगे तो ये हमारे O3 को नहीं कह सकते, ये एक्सेप्शनल केस है, पर है कोवैलेंट नेचर का ही, पर वहाँ पूरा कंप्लीट हो नहीं पाता ऑक्टेट। वो ऑक्टेट को ही नहीं फॉलो कर पाता। आगे चल के अभी बताएंगे ये जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, ये सारी बातें, ये बातें सबको ही फॉलो नहीं हो पाती। तो पहले जहाँ जहाँ फॉलो हो जाती हैं उनकी बात कर लेते हैं, फिर जहाँ नहीं फॉलो होंगी वो तुम्हें बताएंगे। तो अभी हम इसकी बात करते हैं। ये सब हमारे मॉलिक्यूल क्या हैं? सब जो हमारे एकदम होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। होमोन्यूक्लियर मतलब जिनमें दोनों तरफ न्यूक्लियस सेम है, एटम ही सेम है दोनों तरफ का। अब हाइड्रोजन को आप देखेंगे H2 कैसे बना होगा? इसकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसकी भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये कहते हैं ये इसको दे देगा और ये इससे भी ले लेगा। इसे कहते हैं इक्वल शेयरिंग। इसे क्या कहते हैं? इक्वल शेयरिंग। आप एक ये साझे के इलेक्ट्रॉन है वो ना हमारे हैं और अब ना तुम्हारे हैं, या हम दोनों के, ये अब हम दोनों के। बात समझिए कितनी सुंदर बात। ये इलेक्ट्रॉन ना अब तुम्हारे हैं ना ये इलेक्ट्रॉन हमारे हैं, ये अब बीचों बीच में रखे जाएंगे और हमारे भी होंगे और तुम्हारे भी होंगे। जितना अधिकार हमारा उतना अधिकार तुम्हारा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब इक्वल शेयरिंग हो गई तो एक इलेक्ट्रॉन को मैं थोड़ा डिफरेंट दिखाई देता हूँ। तो एक इलेक्ट्रॉन डॉट मान लो उस वाले हाइड्रोजन का, ये इस तरीके से इनको बीचों बीच में रखा जाएगा। इक्वल शेयरिंग हो गई है और ये ऐसे H सिंगल बॉन्ड H। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है बेटा, कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड, बराबर की साझेदारी। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन टू एटम। दोनों के बीच में क्या है? दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो गई बराबर, तो ये बॉन्ड बन गया हमारा कोवैलेंट नेचर का। तो N2 का था, जरा H2 का था, N2 का देख लो। नाइट्रोजन को जब तुम देखोगे तो बेटा नाइट्रोजन की कहानी जरा देख लो। इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे, कहाँ, कौन सी सेल में कितने हैं? तो पहली कक्षा में कितने? 2, तो दूसरी कक्षा 3 और 5 होता नहीं है। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 7। नाइट्रोजन 7। तो यहाँ 2 और इसके बाद कितना रखोगे? यहाँ पर 5। कितना रखोगे? 5, तभी तो 7 होगा। अब करना तुम्हें कुछ नहीं, बस बेटा दोनों तरफ नाइट्रोजन बनाओ। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल जो होती है आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम इज कॉल्ड वैलेंस सेल। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा को वैलेंस सेल कहा जाता है, संयोजी कक्षा कहा जाता है, क्योंकि यही वो कक्षा होती है जो किसी दूसरे एटम से कंबाइन होती है। यही वो कक्षा होती है जो किसी दूसरे एटम से कंबाइन होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? नाइट्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 4 और ये 5। यहाँ पे 1 2 3 और 4 और 5। तो इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 3, 5 3 8। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका भी क्या हो गया? 5 3 8। इसका भी अपना अष्टक पूरा हो गया। हर एक एलिमेंट अपना अष्टक पूरा करेगा।
और इसी के लिए इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों की आदान प्रदान कहो या इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है, साझेदारी कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, ये नाइट्रोजन जो था 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, 1 2 3 इसके, 1 2 3 इस बीचों बीच में रखे जाएंगे, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के बच गए जिन्होंने साझेदारी में भाग नहीं लिया। जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग नहीं लेते हैं उन्हें आबंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, नन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। नन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं हुआ उनका। तो अब इसका आगे चल के स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा बेटा, 3, ये क्या करेंगे, 1 डंडा 2 डंडा 3 डंडा। कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसके बीच में उतने डंडे बना दिए जाते हैं, और ये आप ऐसे इस तरीके दिखा दीजिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर साझेदारी नहीं करेंगे। तो आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे ये हमारी किस तरीके की बॉन्डिंग हो रही है, कोवैलेंट बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग है वो किस तरीके की हो रही है, कोवैलेंट तरीके की हो रही है। कोवैलेंट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन 2 एटम। बहुत बार बोल चुका हूँ, 2 परमाणुओं के मध्य जब बराबर की साझेदारी होती है तो जो बंध बनता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। 2 परमाणुओं के मध्य जब इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है तो जो बंध का निर्माण होता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। आगे एग्जाम्पल आप करते रहिए, बहुत बढ़िया तरीके से आप सुनते रहें, देखते रहें और केमिस्ट्री को सीखते रहें। N2 हो गया। अगर बात करते हैं हम O2 की बात करते हैं, O2 लिखा हुआ है, आप देख लीजिए खाली, O2 है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2 6। तो इसमें क्या करोगे, ऑक्सीजन एक इधर एक ऑक्सीजन इधर, 2 2 4 2 6, यहाँ पर 2 2 2 4 2 6। अभी ऑक्सीजन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 6 2 8। ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका भी 8 कंप्लीट। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसके 4 इलेक्ट्रॉन बेटा बचेंगे, वो आपको लिखने होंगे इधर इस तरीके से। तो ये जो बराबर की साझेदारी हो रही है, आप जो देख रहे हैं, ये कौन सा है, कोवैलेंट। कौन सी साझेदारी है, ये कौन से बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। ये कंपाउंड से जो मॉलिक्यूल बन रहे हैं वो कौन कैसे मॉलिक्यूल बन रहे हैं, कोवैलेंट मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से ये हमारे बॉन्ड बनते हैं। अगर आप इसमें तो बहुत बढ़िया डिफिकल्ट अच्छे देखेंगे तो ये इस तरीके से हैं, और आप एग्जाम प्रैक्टिस के तौर पे आप बनाइए, खूब बनाइए, और जिसका ना बने उसका हमसे पूछिए। मैं आपको 1 2 4 डिफिकल्ट बना के दिखाता हूँ, है नहीं डिफिकल्ट, मानने वाली बात है, जो अपने अपने लेवल से। तो आप अगर बनाना नहीं जानते हैं, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे दूँगा, आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आप बना पा रहे हैं, और ना बने तो हमसे ज़रूर पूछिए। ओके बच्चों, तो जिससे कि कोई भी ये कंपाउंड मॉलिक्यूल है एसिटिक एसिड का CH3COOH, इसमें कैसे वो कोवैलेंट बॉन्डिंग हुई है। जो हमारे बिल्कुल बच्चे अब की बार बिल्कुल 11th क्लास में आए हैं, उनके लिए बड़ा ये टेढ़ी खीर है, पर बहुत आसान है, आप बहुत मन से देखिए। और जिन बच्चों को बेसिक बहुत कमज़ोर है वो इस सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देखें और अपना बेसिक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग करें। जैसे कि कारण क्या होता है इसका, जब हम देखो बॉन्डिंग किस तरीके से करेंगे, जो जैसे लिखा है ये कार्बन लिखा है, और कार्बन के चारों तरफ कितने, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जरा देख लें। कार्बन है 6 होता है बेटा, तो पहली सेल में 2, दूसरे में 4, तो कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 4। ऐसे एक एक बना लो, कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन बनाएंगे हम, 4। फिर इसमें 3 हाइड्रोजन लगे हैं, 1 2 3, 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में बना लो। उसके बाद कार्बन के पड़ोस में फिर क्या है, फिर कार्बन है, और कार्बन की वैलेंस सेल में 1 2 3। यहाँ बेटा जो है इस कार्बन पर हाइड्रोजन तो है नहीं, एक साइड ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाते हैं स्टार। और यहाँ पर क्या है, ध्यान रखें, इनका थोड़ा स्टार बनाए, क्रॉस सामने, इसका क्रॉस हो गया तो इसका स्टार कर लो। ये ऑक्सीजन 2 2 4 और 2 6, यहाँ 6, ये 2 दिखा दो इस तरीके से, कार्बन के सामने 2 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, 1 2 3 4 4 2 6, इस तरीके से। हाइड्रोजन का अपना 1 इलेक्ट्रॉन है। जब आप इसे बनाएंगे तो देखिए मैंने इसको अरेंज कर दिया है, अब शेयरिंग करानी बाकी है। ध्यान देखिए, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा कितना, पहले आप पहले नंबर पर जो 1 1 वाले हैं हाइड्रोजन को कंप्लीट करिए। हाइड्रोजन को सिर्फ 2 ही हीलियम जैसा होना चाहता है, ये ऑक्टेट वाली बात को फॉलो नहीं कर पाता। 8 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेचारा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन सभी इनर्ट गैसें रखती हैं, पर हीलियम 2 रखता है।
तो ये हीलियम की नकल करता है कि भाई हमें हीलियम बना दो, हमें हीलियम बना दो। तो हीलियम बन गया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लिया, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास भी 2 हो गए। अब ये आगे क्या ध्यान देखिएगा, इस कार्बन ने क्या करा है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो भाई 3 दिए हैं तो 3 लेगा भी, और एक अपने पड़ोसी कार्बन से ले लेगा। तो यहाँ की जो कहानी थी उसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लिया। अब ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ले लिए। ये कार्बन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ले लेंगे, एक पीछे वाले को दिया था और एक आगे वाले से। देखिए कितनी बढ़िया बात, कार्बन ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से लिया और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिए हैं तो ले भी लिए, और एक इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी ऑक्सीजन से ले लिया। अब ये ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन पीछे ले दिया, एक आगे से ले लिया, एक इस तरीके से पीछे से, और ये हाइड्रोजन एक दिया तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा आराम से इस तरीके से। तो आप देखिए सबसे पहले इसकी शेयरिंग कैसे क्या हुई, आप उसी अरेंजमेंट में इसको बना लीजिए, फिर मैं बताता हूँ किसको कितने इलेक्ट्रॉन इसमें साझे करें, कहाँ क्या करा। ये ऑक्सीजन यहाँ एक था, एक यहाँ। देखो इस कार्बन और इस कार्बन और हाइड्रोजन, देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका ही ले गया, ये इसका ले गया, तो एक इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी। यहाँ पर भी उसने एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान देखो जिसका गोला देखोगे हाइड्रोजन का, तो एक इलेक्ट्रॉन ले गया, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। इसका देखोगे एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इसके भी देखोगे एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इसके भी देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके गया, कार्बन भी 2 ले गया, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन का जगह एक। तो ये हमारा क्या हो गया, CH3COOH का स्ट्रक्चर। इस तरीके से ये बॉन्डिंग इसमें हुई है। तो आप ये बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए हैं तो कम से कम रिवैक करके इसको 2-3 बार देखिए, समझ जाएंगे। और फिर भी ना समझ पाए तो आप हमें जो है पर्सनली हमसे संपर्क करें, हम आपको समझा देंगे बेटा, ज़रूर समझाएंगे, सिखाएंगे ज़रूर, बिना सिखाए हम नहीं मानते बेटा। तो ये हमारा क्या हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे हैं, अगर आप प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस करिए, ना बने तो हमसे पूछिएगा। CH4 C6H6 बेंजीन कोवैलेंट कंपाउंड है, और स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया बनेगा, बहुत ध्यान से बनाइएगा। जो लोग ये बना लें कमेंट बॉक्स में मुझे जो है बताएं C6 और H6 का कितने लोगों ने डॉट स्ट्रक्चर अच्छे से डिजाइन कर लिया। C6H6 CH3 CH2OH, बताइएगा डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। और ये HCOOH, उसके बाद HCHO, ये फॉर्मिक एसिड है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, एथिल अल्कोहल है, बेंजीन है, मीथेन है। ये जब आपके बन जाए तो अच्छे से बताइएगा मुझे कितने लोगों ने सारे स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डिजाइन कर लिए, डॉट स्ट्रक्चर कितने लोगों ने इसको बिल्कुल सही तरीके से बनाया। और जब एकदम बिल्कुल कोई भी अगर दिक्कत आए इन सब चीज़ों को बनाने में तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा जरूर, और ये सीखिए, और जहाँ दिक्कत आए हमसे पूछिए। आपको एकेडमिक में कोई दिक्कत आ रही है पूछिए 11th क्लास में, फर्स्ट केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की। बाकी जो हमारे बड़ी क्लासेस में हैं उनके लिए बड़ा बेटा बेसिक है, आराम से सीखें, देखें और जानें। अगर वो नहीं जानते, सीखते रहिए, ज़िंदगी सीखना ही है बस। तो आप सभी लोग जो है इस तरीके के इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करिए। और जो भी हमें हमसे मतलब दिक्कत है, हमसे कहा है आप ही दिक्कत है, आप तुम्हारी ही दिक्कत है, हमसे कहा दिक्कत होगी, तो इसको जब आप बनाएंगे और कोई भी दिक्कत आएगी तब आप हमसे पूछेंगे ज़रूर कमेंट बॉक्स। अब हम आपको बताएंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या। कोऑर्डिनेट पहला कौन सा सीखा, कोवैलेंट, दूसरा पहला इलेक्ट्रोवैलेंट सीखा, फिर कोवैलेंट, और आप समझेंगे कोऑर्डिनेट। वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक और उपसहसंयोजक। कौन सा पहला कौन सा था, वैद्युत संयोजक, फिर सहसंयोजक और उपसहसंयोजक। एक्चुअली अगर आप उपसहसंयोजक देखें तो कोई उपसहसंयोजक बंधन नाम की कोई चीज़ है नहीं, वो हमारा कोऑर्डिनेट का ही प्रकार है। आगे चल के क्या होता है, फिर एक्सेप्शनल केस आने लगते हैं, बातें सब फॉलो नहीं कर, सब मॉलिक्यूल जो है ऑक्टेट को लुईस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं, उनकी इस तरीके से ऑक्टेट के आधार पर उनकी संरचनाएं बन नहीं पाती, क्योंकि इनसे आप खाली बॉन्ड कैसे बन रहा है तो आप बता लेंगे। इसके बहुत सारे एक्सेप्शनल केस हो जाएंगे, कहाँ पर इसकी डिमेरिट क्या है, कौन कौन सी जो बातों को नहीं बता सकता है, मैं उसको अभी बताता हूँ। पहले आप बॉन्ड समझ लीजिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है इसके बारे में जानने से पहले आप समझे कोवैलेंट बॉन्ड सब कहीं
फॉलो नहीं हो पाया, जैसे कि मान लो एक मॉलिक्यूल से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लो आप H2SO4 देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? H2SO4। तो जब आप H2SO4 को देखेंगे, इसका जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो सल्फर जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 16, 2, 8, 6। तो आपको पता चला इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। आउटरमोस्ट शेल हैव 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर एक एक रख लीजिए ऐसे। तो यहाँ पर ये 6 एक एक तरीके दिखाई, चलिए क्रॉस बनाइए। ये 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के कितने हो गए? सल्फर की बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन थे, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, हमने 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए। अब यहाँ पर क्या होगा? ये एक ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन, फिर एक ये ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये इसका अरेंजमेंट है। तो फिर सर कैसे करें? तो बात देख लियो, वैसे करना। पहले तो आप नहीं जान पाएंगे क्योंकि आप जो है इस क्लास में हैं, वहाँ पर ये सब बेसिक बात है। जो लोग इस क्लास से निकल चुके हैं उनको पता ही है कि कैसे इसको सेट करना, और जो नहीं जानते हैं तो वो देख के जाने, इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके भी 6 बनाए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6, एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या होगा? 2, 2, 4, 2, 6। ये इस तरीके से सेट होगा। तो जब आप देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा, भाई हमने पहले कहा हाइड्रोजन हीलियम की तरह होना चाहता है, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसकी तो कहानी पूरी हो गई। ये ऑक्सीजन कह रहा भाई तुमको एक दिए थे, एक तुम दे दो, एक हम सल्फर से ले लेंगे। ये भी ऑक्सीजन कह रहा है कि सल्फर से ले लेगा, एक हाइड्रोजन से ले लेगा। तो इनके बीच में क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। सल्फर 6 हैं, तो सल्फर क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे चाहेगा, बस ये ले लो, ऐसे ले लो, सॉरी ये थोड़ा ऐसा ना, यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन सल्फर ने ऐसे ले लिया। तो यहाँ बीचों बीच की पूरी लाइन तो कोऑर्डिनेट हो गई, पर दोनों ऑक्सीजन रह गए। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा सिर्फ ये सल्फर इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा नहीं। सल्फर इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑक्सीजन को लेगा नहीं। कहानी ऐसे ध्यान देखिए, ये जो है अब यहाँ जो ये अलग प्रकार की जो बॉन्डिंग दिख रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉन 2 दिए जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक एटम देगा और दूसरा एटम सीधे प्राप्त करेगा। तो एक एटम देने वाला एटम जो होता है उसे डोनर कहते हैं, लेने वाले एटम को एक्सेप्टर कहते हैं। देने वाले एटम को डोनर, दाता परमाणु, और प्राप्त करने वाले को ग्राही परमाणु। दाता से ग्राही की तरफ एरो का निशान, अर्थात डोनर से एक्सेप्टर, ऐसे ये जो है आप साइन बना देंगे। ये डोनर से क्या होता है? एक्सेप्टर की तरफ ऐसे एरो का साइन बनाते हैं। एक हमारा यहाँ पे डोनर को हिंदी में दाता परमाणु कहेंगे, दाता कहेंगे, और एक को क्या कहेंगे? ग्राही कहेंगे, ग्रहण करना। तो ये इस तरीके से बढ़िया आराम से बनेगी। तो ध्यान देखिए यहाँ पे कहानी क्या होगी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बराबर की साझेदारी, ऑक्सीजन सल्फर के बीच बराबर की साझेदारी एक इलेक्ट्रॉन से। दूसरा ये ऑक्सीजन लगा था, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉनिक साझेदारी, ये हाइड्रोजन की भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। नीचे ही क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे ये हमारे कौन से कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे दोनों बॉन्ड एक ही साथ आए। यहाँ पर ये बोला, इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। ये हो गया हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड बना है इसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हमारे क्या हो गए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए। तो आप देख लीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरीके का बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू एटम in which the one atom donate the electron pair and the second is accept, या accepted दूसरे के द्वारा accepted कर लिया जाता है। तो इस तरीके की जो बॉन्डिंग होती है, दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो कंपाउंड बन गए उन्हें हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। तो ये इस तरीके से है, पर ये कहानी जो है ऑक्टेट को एकदम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बनना मतलब ऑक्टेट की कहानी को क्रॉस कर जाना। जो लुईस के स्ट्रक्चर से जो
एक्सेप्शनल केस बन जा रहे थे, जो लुईस को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी कॉन्सेप्ट डाल दिया गया। और अब हम आपको बताएंगे क्लियरली कि कौन कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं, कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जो लुईस को फॉलो नहीं करती हैं। इसी वीडियो में आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें। तो एक्सेप्शनल केस ऑफ लुईस स्ट्रक्चर या दोज कंपाउंड्स विच कैन नॉट फॉलो टू ऑक्टेट रूल, ऐसे कंपाउंड्स जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, जो अष्टक नियम के अपवाद हैं। क्या है? अष्टक नियम के क्या है? अष्टक नियम के अपवाद। एक्सेप्शनल केस फॉर ऑक्टेट रूल। क्या है? एक्सेप्शनल केस फॉर ऑक्टेट रूल। जो ऑक्टेट रूल है हमारा, उसके क्या है? एक्सेप्शनल केस हैं। तो जिससे ध्यान देखिए, नंबर 1, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। क्या होंगे? कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उसके सेंट्रल एटम में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो क्या होंगे? एक तो यह बात भी कह सकते हो कि जिनके अंदर हमारा क्या होता है, इवन केस और टोटल नंबर से मान लो जो हमारे दो मॉलिक्यूल हैं, उनके इलेक्ट्रॉनों को अगर हम जोड़ दें और इवन इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो भी वो हमारे क्या होते हैं, अष्टक रूल के अपवाद हो जाते हैं, तो ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शनल केस में आ जाते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डेफिशिएंट होते हैं। जैसे आप ध्यान से देखिए, अगर हम बात करते हैं AlCl3 की, BCl3 की, तो अगर बात करते हैं हम BCl3, तो बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। कितना होता है? हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5। तो पहली कक्षा में 2, फिर उसके बाद आप क्या देखेंगे? 5। ज़्यादा नहीं हो गया? पहली कक्षा में 2 अगर हो जाएंगे, पहली सेल में 2 हो गए, तो दूसरी सेल में 3, तो पहली सेल में 2, फिर दूसरी में 3, 5 हो गए। अब क्लोरीन जब तुम देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर 17, 2, 8, 7। चलिए देखते हैं कैसे किस तरीके से इसकी जब बॉन्डिंग बनाएंगे और ये ऑक्टेट को फॉलो नहीं करेगा किसी भी तरीके से। बी बनाए, अब जब बी को बनाते हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन इसको हम देंगे। और यहाँ पे 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन। यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6, ठीक 7 मान लीजिए, 7, 7, 7। अब तुम क्या करोगे? यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, इनका पूरा जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। पर बात जब बोरान की आती है, तो बोरान का ऑक्टेट कब कंप्लीट होता है? 3 अगर दे भी दोगे, मान लो बोरान ने क्या करा कि सबसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, मान लो इस क्लोरीन से, ये Cl से, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा के यहाँ बना लो, ये वाला। तो तुम देख रहे हो 3 इलेक्ट्रॉन उससे ले लेगा और उसके खुद के 3, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो पाएंगे? इसके 6 हो पाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। और चाहिए कितने थे? 8। 2 इलेक्ट्रॉनों की हो गई कमी। ऐसे ये ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर पाता, तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। कि इसका जो बोरान था, बोरान के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाए, तो ये यहाँ पर हमारा क्या होता है? ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है। अब इन जब कोई रूल फेल होने लगेगा तो एक नया रूल आएगा, एक नया कॉन्सेप्ट आएगा जो उन सब चीज़ों के बारे में समझाएगा। तो अगर इस तरीके से इसको तुमने देखा, अगर आप AlCl3 को भी देख लो, AlCl3 बहुत आसानी से देखें, एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, तो क्या है? 2, 8, 3। एल्युमिनियम क्या है? 2, 8, 3, 13 होता है। क्लोरीन की फिर वही बात, 17 बनाओगे, 2, 8, 7। तो जब एल्युमिनियम पे देखोगे तो एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम पर क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और
के बनाते हैं ना, क्लियर बने। यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ पे 2 2 4 2 6 1 7। जब आप बनाएंगे तो क्लोरीन प्लस क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन आप देख ही रहे हैं आउटर मोस्ट में, ये इस तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन ये लिया, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया। क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और एल्युमिनियम 3 ले भी ले, सबसे 1 इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो पा रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। और होने कितने चाहिए थे, ये 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। तो कहने का मतलब है ये भी मॉलिक्यूल हमारा ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर पाता, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं। तो इस तरीके से आप एक केस समझ गए। तो अब हम आपको बताएंगे कि जिनके अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिस। अभी तो आप देखिए एक एक्सेप्शनल केस जिसमें क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। अब कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, 8 से अभी तक कम हो जा रहे थे, अब 8 से ज़्यादा होने वाले हैं। तो 8 से ज़्यादा होने वाले में देखिए कि जिसमें क्या होता है कि एक्सटेंडेड ऑक्टेट, जिसका नाम शॉर्ट में क्या होता है एक्सटेंडेड ऑक्टेट। मतलब इसका क्या है कि ऑक्टेट ही बन गया, एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, अप टू 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। जैसे कि अगर आप बात करें यहाँ पर ध्यान से देखिए PCl5 क्या है, PCl5। अब PCl5 में जब देखोगे तो यह ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता। इसमें फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, 2 8 5, 2 8 5। और क्लोरीन को जब आप देखेंगे तो एटॉमिक नंबर 17 है, तो 2 8 7। अब जब फास्फोरस आप बनाएंगे तो आप 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऐसे 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन 1 2 3 4 5। अब आप क्लोरीन जानते हैं 17 है तो 7 7 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। बहुत धैर्यता के साथ काम करें, आप सीख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ये लिया, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, सभी से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। पर बेचारा फास्फोरस को तो सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। और वो इस केसेस में अगर सबसे 1 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, मान लो इस क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन, ये इससे यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सबसे लेगा तो 5 थे और 5 सबसे लिया तो टोटल कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। देख लिए ऑक्टेट क्या हो गया, एक्सटेंड कर गया। तो ये क्या हो गया, डॉट स्ट्रक्चर इसका जो है ये रॉन्ग है। जो डॉट स्ट्रक्चर आप किस बिहाफ पर बनाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पर, कि हर एक एलिमेंट क्या करता चाहता है कि उसकी बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और 8 इलेक्ट्रॉन से हो गए ज़्यादा तो ये क्या हो गया, इसका ऑक्टेट क्या हो गया, एक्सटेंड कर गया। ऐसे अभी जब हम H2SO4 का बनाए थे उसमें सल्फर जो था उसका ऑक्टेट जो है वो एक्सटेंड कर रहा है। ध्यान से देखिए, अगर आप इसको समझ पाए तो एक और आपको मॉलिक्यूल बना के दिखाते हैं H2SO4 में। हाँ, तो आप सेकेंड एग्जाम्पल एक और देख लीजिए जिसमें ऑक्टेट क्या होता है, एक्सटेंड कर जाता है। और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, H2SO4, जिसमें इसी के बाद में वैज्ञानिकों ने क्या करा, कोऑर्डिनेट वाला कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट दिया, पर वो कोई चल नहीं पाया। कोऑर्डिनेट टाइप का कोई बॉन्ड रियल बनता नहीं, तो एक्सेप्ट नहीं हो, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर पाता। ध्यान देखिए यहाँ पर H2SO4 है। तो अगर बात करते हैं हम H2SO4 की, तो H2SO4 में सल्फर है 2 2 4, ऐसे 2 4 2 6, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर एक एक इधर ये 6 इस तरीके से डिजाइन कर दीजिए, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। तो आप ध्यान देखिए, बना चुके हैं एक बार, फिर से बना लीजिए। ये हाइड्रोजन 1 का 2 हो गया, ये भी इसका वो कंप्लीट हो गया। ये वाला ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन से लेगा, एक सल्फर से, इसका भी कंप्लीट। ये इस तरीके से
और ये कहता है, ध्यान देखिएगा, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ही लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ही लेगा। अब अगर जितने जिसको बराबर की साझेदारी जैसे तुम कराओगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, इससे 2 इलेक्ट्रॉन, इससे 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिनसे 1 दिया है उनसे 1 लेगा, जिनको 2 दिया है उनसे 2 लेगा। अगर आप करा देंगे तो देखेंगे क्या होता है, H और O, यहाँ पे सल्फर, ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है, इससे 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। यहाँ देखेंगे तो आप 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो जरा गिन लेते हैं, और सल्फर को कितने मिल रहे हैं, 6 थे, 7, 8, 2 10, 2 12। तो आप देख रहे हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये कंडीशन जो है क्या है, एक्सेप्शनल केस है। ऐसा एग्जिस्ट कैसे होगा भाई, आप बताएं। तो इसके लिए क्या बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन खाली दे रहा है, एटम ले नहीं रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। तो इस तरीके से तो आपको हमने आज बताया कि डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, और डॉट स्ट्रक्चर के आधार पर बॉन्डिंग कितने प्रकार की है। मैंने आज को आपको बॉन्डिंग पूरी सिखाई। और आप देखेंगे कि कारण क्या होता है, ये जैसे ही कॉन्सेप्ट फेल हो गया है, और उसके बाद हमारे जो कैटायन और एनायन होते हैं उनके स्ट्रक्चर को समझाने के लिए फॉर्मल चार्ज की बात की जाती है। फिर फॉर्मल चार्ज के बाद हाइब्रिडाइजेशन, फिर वेस्पर थ्योरी, MOT, इतनी चीज़ों को जानने के बाद आप केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आगे की बातें कैसे आती हैं, क्योंकि यहाँ पर लुईस स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया भी, और कहाँ कहाँ नहीं फॉलो हो पाता है मैंने वो भी बात बताई। धन्यवाद।